याद रखें, दिस सेलुलर प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग। ब्रीदिंग प्रोसेस से डिफरेंट है। ब्रीदिंग आप जानते हैं बेसिकली क्या है कि यहाँ ईटीएस को चलाने के लिए जो एनर्जी है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी यूज होती है, और फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी में थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पे ये जो होता है इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इससे रेगुलेशन से रिलेटेड और एनर्जी रिलेटेड स्टेप्स अगर हम बात करें तो वो स्टेप्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। स्टेप फर्स्ट में एटीपी यूज होता है, स्टेप थर्ड में एटीपी यूज होता है, स्टेप 6 जो है उसमें NADH का फॉर्मेशन होता है। पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल एंटर कर रहे हैं, एसिटाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल एंटर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सोएसिटेट के भी कितने मॉलिक्यूल होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। रैपिड रिवीजन सीरीज 2025 का चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट फिजियोलॉजी की इससे पहले आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स डिस्कस किए हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो चैप्टर है उसमें रेस्पिरेटरी एक्टिविटी प्लांट कैसे परफॉर्म करता है, और इस रेस्पिरेटरी एक्टिविटी में प्लांट जो है वो अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे इंश्योर करता है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो एक्टिविटी है वो एनर्जी बेस्ड है, एनर्जी रिक्वायरिंग एक्टिविटी है, और ये जो एनर्जी है ये मेटाबॉलिक एनर्जी प्लांट के पास कहाँ से आती है। आपने जितने सारे बायोलॉजिकल एक्शंस और रिएक्शंस पढ़े होंगे उन सब में एक कॉमन स्टेटमेंट आपने सुना होगा, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिक्वायर मेटाबॉलिक एनर्जी। तो वो मेटाबॉलिक एनर्जी आएगी कहाँ से? दैट मेटाबॉलिक एनर्जी ऑलवेज कम्स फ्रॉम रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेटरी एक्टिविटी क्या है, हम इस पे सबसे पहले बात करने वाले हैं। किसको रेस्पिरेशन आप कहेंगे? देखिए, सेल में हर एक सेल जो है, इस सेल में आप ये कह सकते हैं एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की मैं बात कर सकता हूं, ग्लूकोज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। उस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेक डाउन करके, मतलब वो जो फूड मटेरियल हम इनटेक करते हैं उससे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट गेन की जाती है, उसका ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी रिलीज करवाया जाना और उस एनर्जी को ट्रैप किया जाना मेटाबॉलिक एनर्जी के फॉर्म में या एटीपी के फॉर्म में। कौन सी प्रोसेस कही जा रही है? सेलुलर रेस्पिरेशन। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर सेल में हमने ग्लूकोज की एंट्री दिखवाई, ग्लूट ट्रांसपोर्टर की हेल्प से ये जो ग्लूकोज आया वो इंस्टेंट ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट किया गया। एक एक्टिविटी परफॉर्म करवाई गई साइटोप्लाज्म में जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पायरुवेट बना और इस पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर किया गया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट आया इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, जिससे अल्टीमेटली ईटीएस के थ्रू हमें क्या मिल गया? एटीपी। इस एटीपी को जनरेट करना ही इस सेलुलर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस थी इसका ऑब्जेक्टिव था। याद रखें, दिस सेलुलर प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग। ब्रीदिंग प्रोसेस से डिफरेंट है। ब्रीदिंग आप जानते हैं बेसिकली क्या है? गैसियस एक्सचेंज। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो भी ऑर्गेनिक मैटर या हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उसका ब्रेकडाउन है, जिससे क्या गेन की जा सके? सेलुलर एनर्जी। अब देखो, ये जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है, ये रेस्पिरेटरी प्रोसेस ब्रीदिंग के साथ क्लोजली लिंक्ड है। तो आप देखेंगे कैसे? क्योंकि गैसेस एक्सचेंज होगा, O2 CO2 का, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी, तो उस ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करवाया जा सकेगा। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करवाए जाने के लिए क्या जरूरत पड़ रहा है? ऑक्सीजन। ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम कहां से लाते हैं? तो आप ये कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर और फूड मटेरियल हम जो यूटिलाइज करते हैं उससे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम गेन करते हैं। जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके 2 पार्ट या 2 कैटेगरी हैं बेसिकली, कुछ हर्बीवोर्स हैं और कुछ कार्निवोर्स हैं। ये कंज्यूमर्स के हैं और जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं। तो जो ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज किया जाता है या बनाया जाता है वो कौन बना रहे हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं इनमें ऑक्सीजेनिक और अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेट्स जो हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं, जैसा फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में आपने पढ़ लिया होगा। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन से सबस्ट्रेट्स हो सकते हैं? बहुत क्लियरली आपके सामने 4 रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स मैंने मेंशन किए हैं। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बच्चों कार्बोहाइड्रेट है। मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा। बायोलॉजिकल सिस्टम इसके इनिशियल ऑक्सीडेशन को फेवर करता है। मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर कोई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जाता है तो वो सबसे पहले किसको ऑक्सीडाइज करेगा? कार्बोहाइड्रेट को। उसके बाद में दूसरा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बच्चों आप पढ़ सकते हैं फैट। ये प्योर फैट्स जो हैं उनका कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होता, उनका ऑक्सीडेशन होता है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स के फॉर्म में। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम इसके इनिशियल ऑक्सीडेशन को फेवर नहीं करता। उसका कारण है कि ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स जो हैं इनके ऑक्सीडेशन के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और ऑक्सीजन जो है वो अगर सिस्टम इसके ब्रेकडाउन में लगा देगा तो खुद ऑक्सीजन डेफिसिट कंडीशन में आ जाएगा जो हार्मफुल हो सकता है। उसके बाद आप देख रहे हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है वो भी प्योर फॉर्म ऑक्सीडाइज नहीं किए जाते, ये भी आप कह सकते हैं डीएमिनेशन के बाद अमाइनो एसिड्स बनाए जाते हैं और उनका क्या करवाया जाता है? ऑक्सीडेशन।
अब प्रोटीन का ऑक्सीडेशन जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम फेवर नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं एक सेल के सेल मेम्ब्रेन से लेकर सारे कंपोनेंट्स जो उनमें प्रोटीन की प्रेजेंस होती है, तो प्रोटीन का ऑक्सीडेशन क्या करवा सकता है, प्रोटोप्लाज्मिक डेथ को लीड करवा सकता है, इसलिए प्रोटीन का ऑक्सीडेशन नहीं करवाया जाता। और कुछ केसेज में ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं वो भी किसके फॉर्म में यूज होते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में। ध्यान रखें, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप देखेंगे तो इससे मिलने वाली जो एनर्जी है 4.5 किलो कैलोरी पर ग्राम। फैट सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है 9.5 किलो कैलोरी पर ग्राम, और प्रोटीन 5.5 किलो कैलोरी पर ग्राम प्रोवाइड करता है। सबसे कम एनर्जी कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहा है, फिर भी इसका ऑक्सीडेशन सबसे पहले करवाया जाता है, बिकॉज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ये है। अब जो रेस्पिरेशन का टाइप है बच्चों, दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है फ्लोटिंग और दूसरा प्रोटोप्लाज्मिक। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होंगे। ये जो है वो मेटाबॉलिक एनर्जी और सेलुलर एनर्जी जो हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो रही है, मतलब जितने सारे काम और एक्टिविटीज हम कर रहे हैं वो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन के थ्रू ही कर रहे हैं। और वो कहाँ से आ रही है, कार्बोहाइड्रेट और फैट से। मतलब नॉर्मल कंडीशंस में कोई भी पर्सन जो है वो कौन सा रेस्पिरेशन कर रहा है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद बच्चों प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन है। ये जो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन है इसमें आप कहेंगे प्रोटीन सब्सटेंसेज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में यूटिलाइज होते हैं और ये प्रोटोप्लाज्मिक डेथ को लीड करवा देते हैं। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन में होने वाला प्रोसेस है। अब इस रेस्पिरेटरी प्रोसेस से एटीपी फॉर्मेशन होता है। तो एटीपी फॉर्मेशन के बेसिकली दो तरीके हैं, एक सबस्ट्रेट लेवल पे एटीपी फॉर्मेशन हो जाए और दूसरा आप कह सकते हैं एटीपी फॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू हो। तो देखो ये सबस्ट्रेट लेवल का एटीपी फॉर्मेशन है जिसको हम बोलते हैं एसएलपी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसमें डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन होता है। जैसे देखो मैंने एक एग्जांपल बोला, ये ग्लाइकोलाइसिस की लास्ट रिएक्शन है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से क्या बन रहा है, पायरुवेट। और जब ये बन रहा है तो दो एटीपी फॉर्मेशन में आ रहे हैं, 2 एटीपी जो है उनका फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है पायरुवेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो अल्टीमेटली बच्चों ये डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन है, इसको एसएलपी कहेंगे। लेकिन एक आप पढ़ते हैं ईटीएस लेवल फॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर आप ये कहते हैं कौन सा फॉस्फोराइलेशन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर कौन सा फॉस्फोराइलेशन होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लेवल का फॉस्फोराइलेशन होगा, जिसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम बोलेंगे। यहां माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम परफॉर्म करवाया जाता है, दैट इज नॉन एज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि यहां ईटीएस को चलाने के लिए जो एनर्जी है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी यूज होती है। और फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी में थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पे ये जो होता है इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। यहां जो एनर्जी होती है वो फोटोन एनर्जी होती है। क्लियर? तो दो तरीके से एटीपी बनता है। अब ये जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है ये मल्टी स्टेप्ड एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है। सिंगल स्टेप में क्यों नहीं करवाया गया, एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ में लिखा है, तो हम इसको ब्रीफ करते हैं रीजन को। देखो सिंगल स्टेप में अगर करवाया जाता बच्चों तो एटीपी का कन्वर्जन क्या हो जाता, कम एनर्जी एक साथ रिलीज होती तो सेल में थर्मोरेगुलेशन और इम्बैलेंस की कंडीशन भी हो सकती थी। एक साथ एनर्जी रिलीज हो जाती जो ऑर्गेनिक मैटर में या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में एनर्जी है, अगर वो एट ए टाइम रिलीज होती तो उसको कंजर्व किया जाना, स्टोर किया जाना इतना आसान नहीं था। तो इस केस में ये नुकसान हो सकता था। अब मल्टी स्टेप्ड करवाए जाने से क्या फायदा हुआ, तो आप ये कहेंगे इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि ज्यादा एटीपी फॉर्मेशन में लाया गया। और इसके अलावा ड्यूरिंग द प्रोसेस जो डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर बनाए गए, जिसको कार्बन स्केलेटन एनसीईआरटी लिखती है, ये जो ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स बनाए गए ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस में यूटिलाइज होते हैं। ये एनसीईआरटी की ही लाइनें हैं, यूज्ड एज अ प्रीकर्सर सब्सटेंसेस इन वेरियस प्रोसेसेस। ठीक है, अब देखो गैसेस एक्सचेंज के लिए आपको रेफरेंस दे रखा है जिसमें प्लांट्स की बात आपसे की गई है कि प्लांट्स में किसी तरीके का ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ऐसे कोई स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम प्लांट में नहीं है, फिर भी प्लांट अपनी गैसेस रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल कर लेता है। तो दो तीन काम की बातें हैं। देखिए प्लांट्स में स्टोमेटा, लेंटिसेल्स जो है वो इस पर्पज के लिए होते हैं। मोस्ट ऑफ प्लांट पार्ट अपनी गैसेस रिक्वायरमेंट का ख्याल खुद रख लेते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर के ऑलमोस्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। और प्लांट में गैसेस सब्सटेंसेस का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी बच्चों आप कहते हैं क्या होता है, गैसेस सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। अब चलते हैं मैकेनिज्म पे। देखो कैसे मैकेनिज्म सेलुलर रेस्पिरेशन की परफॉर्म करवाई जा रही है। यूकैरियोटिक सेल में अगर आप देखेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होगा। एरोबिक ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये परफॉर्म होगा।
प्रोकैरियोट्स में अगर आप देखेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस यहाँ भी साइटोप्लाज्म में होगा, लेकिन एरोबिक ऑक्सीडेशन मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर करवाएंगे तो वो यहाँ साइटोप्लाज्म में ही होगा। ईटीएस बैक्टीरिया की या प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन पे होगा, क्योंकि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट, तो ये तो साइट आपको बता दी गई। अब देखो मैंने एक ये सेल ली और मैंने कहा इस सेल में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या एंटर हुआ, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये होता है, अभी पूरा ग्लाइकोलाइसिस हम डिस्कस करेंगे। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, पायरुवेट। ये बनना ग्लाइकोलाइसिस था बच्चों। इस पायरुवेट का फ्यूचर क्या होगा यही डिसाइड करेगा रेस्पिरेशन का प्रोसेस एरोबिक है या फिर एनारोबिक। अगर ये पायरुवेट फर्मेंटेशन में चला जाता है तो कौन सा रेस्पिरेशन, और अगर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी आगे बढ़ती है और माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो इसको कौन सा रेस्पिरेशन बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। सबसे पहले एक लिंक रिएक्शन के थ्रू ये एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा और एसिटाइल कोएंजाइम एंटर कर जाएगा किसमें, क्रेब्स साइकिल में। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये जो लिंक रिएक्शन है और जो क्रेब्स साइकिल है, इनसे एनर्जी इंटरमीडिएट्स बनाए जाते हैं और इन एनर्जी इंटरमीडिएट्स को यूटिलाइज करते हुए बच्चों क्या किया जाता है, एटीपी का फॉर्मेशन करवा लिया जाता है, जो कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, एटीएस के थ्रू। तो ये मैकेनिज्म है। अब इसमें 1 बाय 1 जो है वो आपको ग्लाइकोलाइसिस जैसे डिस्कस करना है। सबसे पहले देखो ग्लाइकोलाइसिस में कह रहा हूं कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड, दोनों रेस्पिरेटरी प्रोसेस में कॉमन है ये। आप ये कह रहे हैं O2 और CO2 इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, कहीं भी डायरेक्टली O2 और CO2 का रोल इसमें एनर्जी प्रोवाइडिंग प्रोसेस है। नेट गेन क्या लिखेंगे, 2 ATP। कई बार नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, नेट गेन क्या है ग्लाइकोलाइसिस का, मल्टी स्टेप एंजाइमेटिक प्रोसेस है, कितने स्टेप। अब इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस को मैं 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, प्रिपरेटरी फेज एंड स्टेप 1 से 5 जो होते हैं वो किस में आएंगे, और 6 to 10। बच्चों ये जो है इसमें स्टेप 1 to 5 जिसमें 1 से 3 स्टेप जो होते हैं वो फॉस्फोराइलेशन के स्टेप होते हैं और 4 से 5 जो स्टेप हैं वो सबस्ट्रेट के क्लीवेज के होते हैं। इस पहले प्रिपरेटरी फेज में देखो आपको 2 ATP यूटिलाइज करने हैं, लेकिन दूसरा जो पे ऑफ फेज है इसमें आप कहते हैं क्या फॉर्मेशन कर लेंगे, आप 4 ATP का फॉर्मेशन कर लेंगे, 4 ATP आप फॉर्मेशन में लाएंगे और साथ में 2 NADH का फॉर्मेशन भी आप यहां से कर लेंगे। क्लियर। आओ ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं, मेरे साथ साथ आप डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या था, कितना कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज से सबसे पहले ग्लूकोज, एंजाइम मैग्नीशियम एक्टिवेटर था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब देखो यहां इसका इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो रेगुलेटिंग एंजाइम है, स्पीड लिमिटिंग एंजाइम है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। पीएफके की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बन गया, 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस क्यों लिखा गया है, 2 मोनोफॉस्फेट्स आर देयर, 2 मोनोफॉस्फेट हैं, अलग अलग हैं, इसलिए क्या लिखा गया है, बिस। अब एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में जिसमें एक्टिवेटर कौन है, जिंक, यहां बनता है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या फिर आप ये कह सकते हैं PgAl, और इसके साथ बनता है DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये अगर आप बच्चों देखोगे तो शुरू के 5 स्टेप कंप्लीट हो गए आपके, 1 to 5 स्टेप। ये कौन सा फेज हो गया, प्रिपरेटरी फेज। उसके बाद अगर हम जब पे ऑफ फेज पे आते हैं तो पे ऑफ फेज में देखो क्या था, ये जो आपके पास ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, इससे क्या हुआ, सबसे पहले डीहाइड्रोजनेज एक्टिविटी हुई। ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इनबिल्ट 2 रिएक्शन यहां होती हैं, और ये जब होती हैं तो क्या बन जाता है यहां से NADH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH का फॉर्मेशन होता है जो एनर्जी इंटरमीडिएट के फॉर्म में यूटिलाइज होता है। अब ये जो NADH यहां बना, ये आगे जाके आप ये कह सकते हैं ETS में यूटिलाइज हो सकता है अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो ये फर्मेंटेशन में यूटिलाइज हो जाएगा। तो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट बना, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, एंड फाइनल प्रोडक्ट इज, देखो पे ऑफ फेज में SLP के 2 स्टेप हुए ना बच्चों, एक ये फर्स्ट SLP 2 ATP बन गए, और ये सेकंड स्टेप SLP, यहां भी कितने ATP बन गए, तो 2 ATP वहां यूटिलाइज हो रहे थे, 4 ATP यहां जनरेट हो रहे हैं, एग्जैक्टली नेट 2 ATP फॉर्मेशन जो है वो यहां हो गया। तो ये था ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इससे रेगुलेशन से रिलेटेड और एनर्जी रिलेटेड स्टेप्स अगर हम बात करें तो वो स्टेप्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। स्टेप फर्स्ट में ATP यूज होता है, स्टेप थर्ड में ATP यूज होता है, स्टेप 6 जो है उसमें NADH का फॉर्मेशन होता है, और स्टेप 7 और 10 जो है उसमें भी ATP का फॉर्मेशन होता है। अब ये ATP आपने बना लिया, सॉरी ये ATP का फॉर्मेशन हो गया, ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो गया। आपने कहा था लास्ट प्रोडक्ट क्या है, पायरुवेट। पायरुवेट का फ्यूचर क्या होगा वो ही डिसाइड करेगा कि ऑक्सीडेशन एरोबिक होने वाला है या
एनाएरोबिक। तो देखो एरोबिक ऑक्सीडेशन अगर होता है तो फेटोपायरुवेट के हिसाब से आप देखेंगे बच्चों कंप्लीट ऑक्सीडेशन में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। और अनएरोबिक अगर हुआ है तो कौन सा फर्मेंटेशन हो सकता है? एल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है। क्लियर? तो चलो लिंक रिएक्शन सबसे पहले बात करते हैं। ये देखिए लिंक रिएक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम और एक्टिवेटेड एसीटेट। ये लिंक रिएक्शन है, मतलब वो जो पायरुवेट था आपके पास, ये पायरुवेट आप ये कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हुआ और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है उसी में एक्टिविटी हुई और वहां से आप देखेंगे क्या बन गया? एसिटाइल कोएंजाइम, और साथ में आप कहेंगे CO2 रिलीज हो गई। अब इसी प्रोसेस को जो है यहाँ डिटेल में मैंने मेंशन कर रखा है। जो लिंक रिएक्शन है उसको क्या बोला जाता है? गेटवे पाथवे। कौन सा डीकार्बोक्सिलेशन? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस है। यहाँ बच्चों पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम यूटिलाइज होता है, जिसके 3 मेन एंजाइम्स होते हैं एंड 5 कोफैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। TPP लिपोइक एसिड कोएंजाइम A, NAD एंड FAD जो है वो क्या होते हैं? कोफैक्टर। अब देखो ये जो पायरुवेट हमारे पास आया था 3 कार्बन कंपाउंड था, कितने मॉलिक्यूल थे? 2 मॉलिक्यूल। किसमें कन्वर्ट हुआ? जब ये इसमें कन्वर्ट हुआ तो बच्चों 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज हो गए, साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH जो है उनका फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो है ये कोएंजाइम A को भी इंक्लूड कर लेता है, अल्टीमेटली एसिटाइल कोएंजाइम बन गया। ये एसिटाइल कोएंजाइम किस में एंटर करेगा? क्रेब्स साइकिल में। तो ये देखो ये आपके सामने क्रेब्स साइकिल है। क्रेब्स साइकिल को याद रखने का एक तरीका मैंने पहले भी क्लास में आपको बताया था। ये क्रेब्स साइकिल देखिए आप, क्रेब्स साइकिल और TCA साइकिल जो सिट्रिक एसिड साइकिल कही जाती है, इट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव पाथवे, क्योंकि मैक्सिमम NADH और FADH यही बनेंगे, NADH और FADH यही बनेंगे। हेंस क्रैब ने ये प्रपोज की। इसका साइट क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। फर्स्ट मेंबर इसका होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन कंपाउंड होता है, और फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड होता है जो 6 कार्बन कंपाउंड होता है। क्यों? क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम बच्चों एंटर करता है, यही होगा। एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करेगा, कितने कार्बन? 2 कार्बन। बताओ 2 कार्बन कंपाउंड एंटर कर रहे हैं, फर्स्ट मेंबर 4 कार्बन है, दोनों मिलकर क्या बना देंगे? फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड। इसको याद रखने का, लर्न करने का एक तरीका मैंने आपको बताया था, कोई भी क्वेश्चन आया आप सोल्व कर पाएंगे, सब लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, हमने लिखा था ये सारे इसके ऑर्गेनिक एसिड्स हमने लिखे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखे, जैसे C से यहाँ लिखा सीट्रेट, सिस एकोनेटेट, आइसोसीट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, सक्सिनेट, ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम, फ्यूमेरेट, मैलेट, ऑक्जेलो एसीटेट। क्लियर? ये जो था, अब इसमें बच्चों आपको बहुत क्लियर ये बता रखा है कि सबसे पहले सीट्रेट जो था वो 6 कार्बन कंपाउंड है। अब आप देखेंगे आइसोसिट्रिक एसिड के बाद CO2 रिलीज हो गई तो ऑब्वियस है यहां 5 कार्बन कंपाउंड क्या आ गया? अल्फा कीटो ग्लूटारेट। मतलब एक लाइन से आप इसके कार्बन नंबर को कंफर्म कर सकते हैं। मैं ये कहूं कि एक अकेला अल्फा कीटो ग्लूटारेट 5 कार्बन कंपाउंड होता है तो आप ये क्लियर कर पाएंगे कि इधर वाले तो सारे क्या होंगे? 6 कार्बन, और इधर वाले सारे ही क्या होंगे? 4 कार्बन। तो यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस है वो 2 बार होती है। इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन आप कह रहे हैं। कहाँ कहाँ डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगा, कहाँ NADH बनेगा, कहाँ FADH बनेगा, कहाँ ATP का फॉर्मेशन होगा, ये सारा जो है वो इस फॉर्मूले के थ्रू आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई गलती इसमें नहीं होगी आपसे। देखो उसी फॉर्मूले के बेसिस पे ये सिट्रिक एसिड साइकिल यहाँ ड्रॉ की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था? ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट प्रोडक्ट था क्या? ये एंटर हुआ किसमें? लिंक रिएक्शन में। क्या बना? देखो एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल्स हैं। फर्स्ट मेंबर क्या है? ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या ये 4 कार्बन कंपाउंड है? ये एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कंडेंसेशन में जाता है, एंजाइम होता है सीट्रेट सिंथेज और सबसे पहले बना देता है सीट्रेट या सिट्रिक एसिड। देखो 6 कार्बन कंपाउंड है। अब एकोनिटेज की हेल्प से बच्चों सिस एकोनिटेट और आइसो सीट्रेट बनते हैं और ये पहला ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इस प्रोसेस का यहाँ होता है आइसोसीट्रेट डीहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में। देखो CO2 बाहर निकल गई। अब CO2 यहाँ से रिलीज हुआ तो 6 कंपाउंड जो है वो क्या होना चाहिए? 6 कार्बन कंपाउंड अब 5 कार्बन कंपाउंड में आ जाना चाहिए। क्या बना? अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ये 5 कार्बन कंपाउंड बना। फिर एक बार CO2 रिलीज हो गई। सो 2 सक्सेसिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप होते हैं क्रेब साइकिल में। और ये जैसे ही CO2 बाहर निकली तो देखो सक्सिनाइल कोएंजाइम 4 कार्बन कंपाउंड है, उससे बना सक्सिनेट। इस प्रोसेस का एक अकेला आप ये कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ये हुआ जिसमें GTP और
एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये भी लास्ट टाइम एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा एक ऐसा स्टेप है जिसमें डायरेक्ट एसएलपी के थ्रू एटीपी और जीटीपी बनता है। तो ध्यान रखें, सक्सिनाइल थायोकाइनेज की प्रेजेंस में सक्सिनाइल कोएंजाइम से जब सक्सिनेट बनता है तब क्या बनता है, जीटीपी और एटीपी। उसके बाद आप देख रहे हैं आगे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिविटी होती है। ये स्पेसिफिक एंजाइम है, इसको एसडी एंजाइम आप बोलते हैं। बच्चों ये क्रैब साइकिल में तो यहाँ करवा रहा है रिडक्शन, जबकि आप ईटीएस में देखेंगे तो ये क्या करवा देता है, वहाँ ऑक्सीडेशन। यहाँ रिडक्शन करवा के क्या बना रहा है, FADH, ठीक, और वहाँ FADH का क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन। इसीलिए इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को आप ये कह सकते हैं लिंकर एंजाइम कहा जाता है। कौन सा एंजाइम, लिंकर एंजाइम इसको कह दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो फ्यूमेरेट, मैलेट और ऑक्सो एसीटेट बन गया। तो इस तरीके से ये साइक्लिक प्रोसेस पूरा चलती रहती है। पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल एंटर कर रहे हैं, एसिटाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल एंटर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सो एसीटेट के भी कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। तो इन 2 मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करते हुए हमने यहाँ से एनर्जी पूल कैलकुलेट किया और हमने ये कहा टोटल एटीपी फॉर्मेशन कितना हुआ, 24 एटीपी। कितना एटीपी फॉर्मेशन हुआ, 24 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉर्मेशन में आए। पर टर्न 12 एटीपी बने, 2 टन जो हुए उसमें 24 एटीपी मॉलिक्यूल्स बने। ये क्रैब साइकिल है। इस क्रैब साइकिल के बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ईटीएस आ जाता है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और जो ईटीएस है इसको हम कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ईटीसी होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, क्लियर। सिस्टम नहीं बोला अभी तक मैंने। और उधर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपने लिखा है, ये दोनों मिला के क्या कहे जाते हैं, ईटीएस कहे जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 to 4 है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा और इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी। ये जो प्रोटॉन्स की पंपिंग है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से कहाँ होती है, पीएमएस में पंपिंग होती है। जब ये पीएमएस में पंपिंग होती है तो पीएमएस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या बन जाता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है। अब उसके बाद में उस ग्रेडियंट को यूटिलाइज करके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करवाया जाता है। दिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। मतलब ईटीएस के थ्रू एटीपी बनना यही है, जिसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करके एटीपी बनाया जाएगा। तो पीएमएस में जो H+ आयंस एक्यूमुलेट किए गए थे उनको वापस कहां लाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और किसके थ्रू, कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू लाया जा रहा है जो FOF1 पार्टिकल हैं, ठीक है। ये बच्चों ईटीएस का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपके एनसीईआरटी में दे रखा है और ये हमने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू इसको समझा था, ठीक है। बहुत कीनली क्लियरली एक एक बात, एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, प्रोटॉन की पंपिंग इसमें है। देखो सीक्वेंस में अगर मैं आऊं, ये मेरे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5, कितने कॉम्प्लेक्सेज हैं, ईटीसी में 4 कॉम्प्लेक्स हैं। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, आप ये देख पा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के साथ NADH का ऑक्सीडेशन हुआ, क्लियर। NADH का ऑक्सीडेशन हुआ तो आप ये कह सकते हैं इसके ऑक्सीडेशन से 2H+ इधर पंप कर गए, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोसेस में कंटिन्यू हो गए। और साथ में जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो ये क्या करता है, इधर से दो प्रोटॉन पिक करके कहां डाल देता है, पीएमएस में। ये इधर वाला साइड पीएमएस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल। तो मैं बहुत क्लियरली ये मेंशन कर सकता हूं कि NADH के ऑक्सीडेशन से टोटल 4H+ पंप हो पाए। 2H+ तो इसके पास थे और 2 इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण 2H+ जो है वो ये क्या करवा गया, पंप करवा गया, तो 4H+ हो गए। अब आगे अगर आप देखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन ने रिसीव किए। यूबिक्विनोन जो है वो यहाँ से यूबिक्विनोल में कन्वर्ट होता है, क्विनोल साइकिल ऑपरेट होती है। जैसे ये यूबिक्विनोल में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन तो पीछे से आ रहा है, इसको भी प्रोटॉन की जरूरत होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये बच्चों रिसीव कर रहा है, तो देखो इधर से क्या कर लेगा, सीधे सीधे 2 प्रोटॉन ये फिर रिसीव कर लेगा, UQ H2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये वापस जब ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम साइटोक्रोम BFES और साइटोक्रोम BC1 मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में चले जाएंगे। और ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इसी कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू कहां करवा दिए जाएंगे, पंप, पीएमएस से, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से पीएमएस में पंप करवा दिए जाएंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स 3 को आए। अब कॉम्प्लेक्स 3 से देखो साइटोक्रोम C की हेल्प से कहां चले गए, साइटोक्रोम C पेरिफेरल मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, उसकी हेल्प से कहां चले गए, कॉम्प्लेक्स
4 में आ गए और कॉम्प्लेक्स 4 के पास फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया, इधर से प्रोटॉन्स लिए और किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में। आपको पता है H2O जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ फॉर्मेशन में आता है। तो पहला एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स 4 और फाइनली ऑक्सीजन। इसी तरीके से दूसरा ट्रांसपोर्ट अगर आप देखेंगे तो वो शुरू होगा कॉम्प्लेक्स सेकंड से। देखो FADH का ऑक्सीडेशन होता है तो कॉम्प्लेक्स सेकंड से इलेक्ट्रॉन सिमिलरली यहां कॉम्प्लेक्स सेकंड में आए, उसके बाद यहां भी क्विनोल साइकिल ऑपरेट हुई और ये कॉम्प्लेक्स थर्ड को चले गए। तो फर्स्ट से थर्ड को जाते हैं, सेकंड से थर्ड को जाते हैं। आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है उसके दोनों तरफ क्विनोल साइकिल ऑपरेट होती है, दोनों तरफ क्विनोल साइकिल ऑपरेट होती है। ये सिमिलरली 2H+ यहां डाल देता है और इलेक्ट्रॉन्स वो जो है इसी साइटोक्रोम C के थ्रू फाइनली किस में आते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 में। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से थर्ड 4, कॉम्प्लेक्स सेकंड से थर्ड एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स लगातार ट्रांसफर होते हैं, ऑक्सीजन रिसीव करता है और प्रोटॉन्स की पंपिंग होती है। बच्चों प्रोटॉन्स की पंपिंग होने से यहां क्या बनता है, इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूटिलाइज करके आप ये कह सकते हैं क्या बना लिया जाता है, ATP। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नई NCERT जो प्रिंट होके आई उसमें ये कंफ्यूजन क्लियर कर दिया गया है। पहले थ्योरी में 4H+ लिखा था, ठीक है ना, लेकिन डायग्राम जो दे रखा था उसमें 2H+ था। अब ये क्लियर है, ये सारा कैलकुलेशन 4H+ के अकॉर्डिंग हमने एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप ध्यान रखेंगे ये 4H+ आयंस यहां से यहां ट्रांसफर होते हैं, तब जाके क्या बन पाता है, एक ATP बन पाता है। तो अब कोई डाउट इसमें बचा नहीं है, वैसे पहले भी नहीं था, लेकिन हाँ NCERT ने अपने आप को करेक्ट करते हुए थ्योरी के साथ साथ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में भी क्या लिख दिया है, 4H+। ठीक है, जैसे देखो ये डायग्राम था बच्चों, इसमें हमने यहां मेंशन किया था 4H+, जबकि एग्जैक्टली ये पहले क्या लिखा हुआ, 2H+। तो ये ETS के थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू आप ये कह सकते हैं ATP बना लिया जाता है। अब अगर रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट अगर आप देखें तो देखो ये आपके सामने ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल है। ग्लाइकोलाइसिस से नेट गेन कितना है ATP का, 2, लिंक रिएक्शन से 6 और क्रेब्स साइकिल से 24 ATP। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं टोटल 30 ATP ये हो गए, 4 और 6 ATP ये, जिससे 36 और 38 का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। यहां से 6 बनेंगे या 8 बनेंगे, ये डिपेंड करता है किस पर, ये डिपेंड करता है माइटोकॉन्ड्रिया में जो NADH एंटर करेगा, ग्लाइकोलाइसिस वाला NADH, वो कौन से सटल सिस्टम के थ्रू एंटर करेगा उस पर। ठीक है, फाइनल टॉपिक डिस्कस करते हैं इसका, ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन की फर्मेंटेशन प्रोसेस। और फर्मेंटेशन प्रोसेस में बच्चों आप ध्यान रखें, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ दो टाइप के फर्मेंटेशन प्रोसेस आपको पढ़ने हैं, एक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अगर आप देखेंगे तो आप ये कहेंगे यहाँ जो ग्लूकोज है इससे PGL बना, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और यहाँ से फाइनली पायरुविक एसिड बना। अब पायरुविक एसिड जो है वो एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के बाद एथेनॉल में कन्वर्ट होता है। ध्यान रखो यहाँ जो NADH बना था वो यहाँ यूटिलाइज हो गया, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल डोनर की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रोसेस का बनता है। तो ये कोई एक्सटर्नल डोनर की जरूरत या नहीं पड़ती। जैसे देखिए आप, ये पायरुवेट था, पायरुवेट से एसिटाल्डिहाइड और इससे एल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में एथेनॉल बना, तो इधर जो NADH बना था वो यहाँ यूटिलाइज हो गया। तो ये कौन सा प्रोसेस था, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। इसमें भी आप देखिए ये पायरुवेट बना था, इससे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में कौन सा एसिड बन गया, लैक्टिक एसिड। जब बच्चों लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था तब भी आप ये देख रहे हैं कि यहाँ जो 2 NADH बने थे वो यूटिलाइज हो गए। तो एक तरीके से फर्मेंटेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक्सटर्नल डोनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये क्वेश्चंस पहले से पूछे जाते रहे हैं। तो ये था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने NCERT के रेफरेंसेज के साथ साथ ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इसके बाद ETS के साथ साथ फर्मेंटेशन को कंप्लीटली डिस्कस किया। क्लियर? तो हमने प्लांट फिजियोलॉजी के तीनों जो टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। थैंक यू।